अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हुए मुझे आधी रात हो गई थी। कॉफी का आखिरी सिप लेने के बाद मैं कुछ देर रिलैक्स करने के लिए बैठी। तभी मुझे अचानक से याद आया कि मैं दीदी को उनका सेकंड गिफ्ट तो देना ही भूल गई हूँ। मुझे चैन ही नहीं पड़ा। मैं तुरंत ही उसे गिफ्ट को लेकर उनके कमरे की तरफ भागी। लेकिन जैसे ही मैं उनके कमरे के पास पहुंची तो देखा कि कमरे का दरवाजा तो हल्का सा खुला हुआ था और अंदर से दीदी की सिसकियों की आवाजें आ रही थी। वो आवाजें बहुत ही अजीब सी थीं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने जैसे ही अंदर झांक कर देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल चुकी थी, क्योंकि आगे से पापा और पीछे से चाचा जी दोनों एक साथ, उन्होंने रिश्ते की मर्यादा को तार तार करके रख दिया था। मैं जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर आई तो पापा और चाचा जी मेरा पहले से ही वहां पर इंतजार कर रहे थे। उन्हें देखकर मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था। आज पूरे 5 साल के बाद मैं उन लोगों से मिल रही थी। मैंने पापा से कहा कि मैं आप सब लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट लेकर आई हूँ। पापा कहने लगे, मेरी बेटी कितनी बड़ी हो गई है, मुझे तेरी बहुत याद आती थी। तुझे नहीं पता है कि मैं तेरी याद में एक एक दिन किस तरह से काट रहा था। मैंने पापा को गले लगाकर कहा कि मुझे भी आपकी बहुत याद आती थी। पापा, बल्कि सिर्फ आपकी ही नहीं, चाचा चाची, रोहन, दीदी, माँ, सबकी। मैं हर रोज सबको याद करती थी। मेरा नाम अनामिका है। मेरी दीदी सुहानी, जो कि मुझसे 5 साल बड़ी है, वो पापा के साथ ही रहती हैं और मेरे चाचा चाची भी हमारे साथ मिलकर ही रहते हैं। उनका बेटा रोहन मुझसे 2 साल छोटा है, जो कि इस वक्त लंदन में पढ़ाई कर रहा है, और मेरी माँ, जिसे मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। लेकिन मेरी बदकिस्मती ये है कि मैं हर दिन अपनी माँ के प्यार के लिए तरसती हूँ। मेरे दादाजी इस शहर के सबसे रईस बिजनेसमैनों की गिनती में आते थे। उनके बाद इस बिजनेस की बागडोर मेरे पापा और चाचा जी ने बहुत अच्छे से संभाली है, और जब दीदी ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली तो उन्होंने भी पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लिया था। मेरे पापा को दीदी पर बहुत नाज है। मैं भी अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके पापा का बिजनेस ज्वाइन करना चाहती थी, इसीलिए मैं लौट कर वापस इंडिया आ गई हूँ। घर पहुंचने के बाद मैंने पापा से कहा कि मैं माँ से मिलना चाहती हूँ। मेरी इस बात पर पापा थोड़ा सा नाराज होने लगे। कहने लगे, तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि तुम अनुपमा से मिलने की जिद मत किया करो। मुझे डर लगता है बेटा कि कहीं उसके दिमाग पर कोई ऐसा असर ना हो जाए जिसकी वजह से उसकी जान को खतरा हो सके। मैं बस उसे हमेशा सही सलामत देखना चाहता हूँ। मैंने पापा से कहा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम में से अगर कोई भी माँ से मिलने जाएगा तो उनके साथ कुछ बुरा हो जाएगा। पापा कहने लगे, क्योंकि उसका इलाज जो डॉक्टर कर रहा है उससे मैं मिलता हूँ, तुम लोग नहीं। और उसने मुझे साफ तौर पर यह हिदायत दी है कि अगर अनुपमा के दिमाग पर जरा सा भी जोर पड़ा तो उसकी जान पर भी बन सकती है। मैंने पापा से कहा कि लेकिन मुझे भी तो अपनी माँ की याद आती है। मेरा भी तो दिल करता है कि मैं उनसे मिलूं, उनसे बातें करूं। उसका क्या? और आप मेरा यकीन करिए, मैं माँ के सामने ऐसी कोई भी बात नहीं करूंगी जिससे उनके दिमाग पर जोर पड़े। मैं उनसे सिर्फ एक अनजान इंसान बनकर ही मिलूंगी। मैंने पापा को बहुत समझाया, लेकिन वो मुझे बार बार मना करते रहे। पर मैंने भी जिद पकड़ ली थी और फिर पापा को मेरे आगे झुकना पड़ा। वो कहने लगे कि ठीक है, चली जाना अपनी माँ से मिलने, लेकिन कम से कम पहले चैन की सांस तो ले लो। मैंने कहा नहीं, सबसे पहले तो मैं अपनी माँ से ही मिलूंगी, उसके बाद ही बाकी सबसे। और फिर तब तक दीदी भी ऑफिस से वापस आ जाएगी। उसे अस्पताल की तरफ ही मैं निकल गई थी, जहाँ मेरी माँ ने न जाने कितने ही सालों से रह रही है। दरअसल मेरी माँ अपने पिताजी से बहुत प्यार करती थी, पर जिस दिन उनके पिताजी उन्हें छोड़कर इस दुनिया से गए, मेरी माँ ये सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर पाई थी और उन्होंने अपना दिमागी संतुलन खो दिया था। तब से मेरी माँ उस पागल खाने में है और उनका वहीं पर इलाज चल रहा है। पापा ने उन्हें बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर को दिखाया, लेकिन इतने सालों के इलाज के बावजूद भी माँ की सेहत में कभी कोई फर्क ही नहीं आया। इस बात से मेरे पापा बिल्कुल टूट कर रह गए हैं।
लेकिन उन्होंने हम दोनों बहनों की परवरिश बहुत अच्छे से की है। वो हमेशा हम दोनों बहनों को हिम्मत देते रहते हैं। लेकिन मैं जानती हूँ कि वो माँ की ऐसी हालत होने की वजह से अंदर से बहुत दुखी हैं। हमारे घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। हम हर तरह से संपन्न और खुशहाल हैं। लेकिन अगर किसी चीज की कमी है तो वो बस सिर्फ मेरी माँ की है। उनके साथ ही हमें अभी तक नसीब नहीं हो पाया है। उस अस्पताल में पहुंचते ही मैंने माँ से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट ली और डॉक्टर को बता दिया कि मेरा उनसे क्या रिश्ता है। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे अच्छे से समझा दिया कि मुझे उनसे ऐसी कोई भी बात नहीं करनी है जिससे उनकी दिमागी हालत पर असर हो। मैं जब अपनी माँ से मिलने गई तो वो खामोशी से एक कोने में बैठी हुई थी और ना जाने किस तरफ देख रही थी। मैं तो इतनी बदनसीब थी कि अपनी माँ को माँ कहकर भी पुकार नहीं सकती थी। मेरा दिल तो बहुत चाह रहा था कि मैं उनके गले लग जाऊं, उनकी गोद में सर रखकर उन्हें माँ कहकर पुकारूं। मेरी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मेरी माँ मेरे सामने ही बैठी थी, लेकिन मैं उन्हें चाहकर भी पुकार नहीं पा रही थी। फिर मैं बहाने से यूं ही उनके पास जाकर बैठ गई। उन्होंने मेरी तरफ नजर उठाकर देखा और दोबारा से नजरें फेर ली। वो मुझे पहचान भी नहीं पा रही थी कि मैं उनकी वही छोटी सी गुड़िया हूँ जो हर वक्त उनके आगे पीछे घूमा करती थी। कुछ देर के बाद मैंने हिम्मत करके माँ के हाथ के ऊपर अपना हाथ रख दिया, लेकिन माँ ने कोई भी हरकत नहीं की। वो अभी भी चुपचाप बुत बनकर बैठी रही। मैं काफी देर तक माँ के पास बैठी रही और उन्हें निहारती रही। फिर जब मिलने का समय हो गया तो उठकर बाहर आ गई थी। मैं बार बार भगवान से दुआ कर रही थी कि वो कुछ भी करके मेरी माँ को ठीक कर दे। लोग कहते हैं कि दुनिया में चमत्कार होते हैं। वो भगवान मेरी जिंदगी में बस ये एक चमत्कार कर दे कि मेरी माँ को मुझे वापस लौटा दे। यही सब सोचते हुए मैं आगे बढ़ रही थी कि तभी अचानक मैं किसी से टकरा गई। जैसे ही मैंने पलट कर देखा तो वो शक्ल मुझे कुछ जानी पहचानी सी लगी। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ भी बोलती तभी वो सामने वाला शख्स खुद ही बोल पड़ा। वो कहने लगा, अरे अनामिका तुम। तब मुझे याद आया कि ये तो मेरे स्कूल का क्लासमेट अभिनव है। वो कहने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मैंने कहा कि पहले तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहने लगा कि मैं तो यहाँ पर जूनियर डॉक्टर की हैसियत से हूँ। बस अभी पिछले महीने ही मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया है। उसकी इस बात से मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने उसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहा और फिर उसे बताया कि मैं यहाँ किस वजह से और किससे मिलने आई थी। मेरी बात सुनकर उसे बहुत अफसोस हुआ। वो कहने लगा कि अनुपमा जी से मैं पहले भी कई बार मिलने गया हूँ, लेकिन तब मुझे ये नहीं पता था कि वो तुम्हारी माँ है। मैंने अभिनव से कहा कि अब तुम यहाँ पर हो तो प्लीज मेरी माँ का ध्यान रखना। न जाने यहाँ पर उनका कैसा ख्याल रखा जाता हो। वो तो हमारी मजबूरी है, वरना मैं अपनी माँ को यहाँ कभी भी ना रहने दूं। अभिनव कहने लगा कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं उनका पूरा पूरा ख्याल रखूंगा। इसके बाद मैं वहां से वापस अपने घर आ गई। घर आई तो देखा कि दीदी भी ऑफिस से वापस आ चुकी थी। मैं खुशी से दौड़कर उनके गले से लिपट गई, लेकिन उनका रिस्पॉन्स मेरे प्रति बहुत ही ठंडा सा था। उन्होंने बहुत ही हल्की सी मुस्कान चेहरे पर लाकर मुझसे पूछा, तुम कब आई अनामिका? ये देखकर मुझे बहुत अजीब लगा। मैंने दीदी से कहा कि मैं तो सुबह ही आ गई थी और माँ से मिलने के लिए गई थी। इस बात पर दीदी कहने लगी कि तुम माँ से मिल भी आई और मुझे बताया भी नहीं। मैंने कहा कि मैं आपको कैसे बताती, आप तो ऑफिस में थी ना। इस पर दीदी कहने लगी, अरे हाँ तुम सही कह रही हो। और फिर वो वापस अपने कमरे में चली गई। मुझे ये सब बहुत अजीब लगा। मैंने पापा से कहा कि ये दीदी को क्या हो गया है, वो ऐसी खोई खोई सी क्यों है। पापा कहने लगे, मैं क्या बताऊं अनामिका, हमारे घर को न जाने किसकी नजर लगी हुई है। तेरी माँ की हालत तो पहले से ही ऐसी है, जिसकी वजह से मैं इतने सालों से परेशान हूँ। लेकिन अब तेरी दीदी को भी पता नहीं धीरे धीरे क्या हो रहा है। न जाने वो इतनी खामोश और खोई खोई सी क्यों रहती है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता। मैं उससे कई बार बात करने की भी कोशिश की, लेकिन उसने कभी कोई भी ठीक से जवाब नहीं दिया। लेकिन फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि वो शायद हम सबसे इसलिए नाराज है कि हमने तुम्हारी माँ को पागल खाने में रखा हुआ है।
लेकिन ऐसा मैंने कोई खुशी से तो नहीं किया है। ये तो मेरी भी मजबूरी है, क्योंकि अगर तुम्हारी माँ को ठीक से इलाज नहीं मिलता रहा तो उसकी परेशानी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अब कौन तुम्हारी दीदी को समझाए, इसलिए मैंने उसे भी उसके हाल पर छोड़ दिया है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बड़ी बेटी मुझे नफरत की नजर से देखने लगे, इसीलिए तुमसे भी मैं यही कहूंगा कि तुम भी अपनी बहन से बहुत ज्यादा कुछ मत कहना, वरना कहीं वो तुम्हारी भी किसी बात का बुरा ना मान बैठे। मैंने पापा से कहा कि आप उसकी फिक्र मत करिए, वो मेरी किसी भी बात का बुरा नहीं मानेगी, और अगर मान भी गई तो मैं उन्हें अच्छे से मना लूंगी। पापा मुस्कुराकर कहने लगे, सो तो है, मेरी बेटी किसी को भी मनाने में खूब माहिर है। तभी वहां पर चाची जी आ गईं। उन्होंने मुझे तुरंत ही अपने गले से लगा लिया और कहने लगी, अनामिका बेटा, तुम आ गई हो तो लगता है कि घर में रौनक आ गई है। सच में देखो, तुम्हारे आने से भाई साहब के चेहरे की मुस्कुराहट जा ही नहीं रही है। इंसान के जीवन की असली खुशी तो उसके बच्चों में ही छुपी होती है। मेरा रोहन भी कितने समय से मुझसे दूर है, काश वो भी यहाँ पर आ जाता तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ये कहते हुए चाची जी उदास हो गई थीं। मैंने उनसे कहा कि आप फिक्र मत करिए, वो भी जल्दी ही यहाँ आ जाएगा। 2 दिन तक मैंने अपना शहर खूब अच्छे से घूमा फिरा और अपने जितने भी पुराने फ्रेंड्स थे उन सभी से मिलने के लिए गई, लेकिन उनमें से काफी सारे तो दूसरे देशों में पढ़ाई कर रहे थे। इधर मैं रोहन से भी फोन पर बात की और उससे कहा कि अगर उसे छुट्टी मिल जाती है तो वह 1 महीने के लिए ही सही, लेकिन घर वापस आ जाए। हम सब लोग एक बार फिर से गेट टुगेदर करते हैं। कितने साल हो गए हम सब लोग एक साथ नहीं रहे। मैंने उससे कहा, मेरी चाची से भी बात हुई थी, उन्हें भी तेरी बहुत याद आती है। वो तेरी याद में बिल्कुल सूख कर कांटा हो गई हैं और उनका चेहरा भी हमेशा उतरा रहता है। तू अगर यहाँ आ जाएगा तो वो भी बहुत खुश हो जाएंगी और हम सब भी मिलकर फिर एक बार फिर से अपनी सारी पुरानी यादें ताजा करेंगे। मेरी इस बात पर रोहन कहने लगा कि हाँ दीदी, मैं भी यहाँ पर अकेले रहकर बिल्कुल पक गया हूँ। अच्छा हुआ जो आपने मुझे बता दिया कि आप घर आ गई हो। मैं कल ही छुट्टी के लिए अप्लाई कर देता हूँ और जैसे ही मुझे छुट्टी मिलती है मैं तुरंत ही वहां पर आ जाता हूँ। 1 हफ्ते के बाद रोहन ने बताया कि उसे छुट्टी मिल गई है और वो इंडिया वापस आ रहा है। इस खबर से मेरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। रोहन के आने के बाद हम सब लोग कई जगहों पर घूमने फिरने के लिए गए। हम सब एक साथ बहुत खुश थे, लेकिन न जाने क्यों दीदी हर वक्त अजीब सी बुझी बुझी सी रहती थी। वो किसी से ज्यादा कुछ कहती ही नहीं थी और ना ही उनके चेहरे पर कोई खास मुस्कुराहट आती थी। मैंने देखा था कि मेरी दीदी की हेल्थ भी काफी गिरी हुई लग रही थी। उनके चेहरे पर डार्क सर्कल्स भी बहुत हो गए थे। ऐसा लगता था कि उन्हें न जाने किस बात की बहुत भारी टेंशन है और वो खोई खोई सी रहती थी। जब भी उनसे बात करो तो ऐसा लगता कि जैसे न जाने किस सोच में गुम हो और अभी वो नींद से जागी हो। मैंने कई बार दीदी से पूछने की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने हर बार मेरी बातों को टाल दिया था। घूमने के बाद जब हम घर वापस लौट कर आए तो एक दिन मौका देखकर मैंने अपने पापा से कहा कि मैं भी अब दीदी की तरह हमारे बिजनेस को ज्वाइन करना चाहती हूँ। मेरी इस बात से पापा दंग रह गए। वो कहने लगे कि तुम्हें काम करने की जरूरत ही क्या है। मैंने पापा से कहा कि ये आप क्या कह रहे हैं पापा, तो फिर मेरे इतनी पढ़ाई लिखाई करने का फायदा ही क्या हुआ। और फिर आपने दीदी को तो काम करने से मना नहीं किया, फिर आप मेरे लिए ऐसा क्यों कह रहे हैं। इस पर पापा कहने लगे, अरे तुम गलत समझ रही हो अनामिका बेटा, मेरा मतलब है कि अभी तो तुम इंडिया वापस आई ही हो तो कम से कम कुछ महीने तो आराम करो। मैंने पापा से कहा कि बहुत आराम कर लिया मैंने, अब मैं भी आपका साथ देना चाहती हूँ और दीदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहती हूँ। पापा कहने लगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम हमारा बिजनेस ज्वाइन करो। मैंने पापा से कहा, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। पापा कहने लगे, देखो बेटा, तुम अगर हमारा बिजनेस ज्वाइन करोगी तो वहाँ सबको पता होगा कि तुम तो यहाँ के मालिक की बेटी हो, तो हर कोई तुम्हें उसी नजर से देखेगा और तुम्हें हाथों हाथ मदद भी करेगा, तो फिर तुम भला क्या सीख पाओगी। इसलिए मैं तुमसे यही कहूंगा
कि पहले तुम किसी और के यहाँ पर काम करो, कुछ एक्सपीरियंस इकट्ठा करो, उसके बाद तुम हमारे बिजनेस को ज्वाइन कर लेना। मुझे पापा की ये बात भी बिल्कुल ठीक लगी थी। मैंने पापा से कहा कि ठीक है, तो फिर मैं यहाँ की जो भी कंपनियां हैं उनमें कल ही अप्लाई कर देती हूँ। अगले दिन मैंने सभी अच्छी अच्छी कंपनीज में अप्लाई कर दिया था। मुझे जल्दी ही इंटरव्यू के लिए कॉल आ गई थी और फिर 3 दिन के बाद ही मुझे शहर की एक बेहतरीन कंपनी में जॉब भी मिल गई थी। लेकिन मैं वहां पर एक बात का बहुत ख्याल रखा था कि मैंने किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं लगने दी थी कि मैं फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट अमित सिंघानिया की छोटी बेटी हूँ। मैंने वहां सबको यही दिखाया कि मैं एक आम सी लड़की हूँ। पूरी मेहनत और लगन के साथ मैंने उस कंपनी में काम करना शुरू कर दिया था। क्योंकि मैं उस कंपनी में नई थी, इसलिए मुझे सीनियर के अंडर ट्रेनिंग करने के लिए कहा गया और मेरा सीनियर और कोई नहीं, उस कंपनी के मालिक का बेटा विक्रम रजावत था। वो इतने अमीर बाप का बेटा था, लेकिन उसमें घमंड बिल्कुल भी नहीं था और इसी वजह से मेरी उसके साथ बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। उसने मुझे सारा काम बहुत अच्छे से समझा दिया था। मेरी डिग्री से भी वो काफी इम्प्रेस हुआ था। मैंने उसे यही बताया था कि मैं शुरू से ही विदेश में पढ़ना चाहती थी और इसीलिए मेरे पापा ने एक एक रुपया जोड़कर मुझे विदेश पढ़ने के लिए भेजा था। वो कहने लगा कि फिर तो तुम्हारे पापा को तुम पर बहुत गर्व होगा, क्योंकि उन्होंने जो मेहनत की थी तुमने उसका फल उन्हें दे दिया है। एक दिन ऑफिस से मैं जल्दी छुट्टी लेकर घर आ गई थी, क्योंकि मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा था। लेकिन जब मैं घर लौटी तो देखा कि ड्राइंग रूम में एक इंस्पेक्टर पापा और दीदी के साथ बैठा हुआ था और चाचा जी वहां गोल गोल चक्कर काट रहे थे। ये देखकर मैं थोड़ा घबरा गई कि ना जाने ऐसी क्या बात हो गई है कि पुलिस घर पर आई है। पहले मैंने सोचा कि मैं अंदर जाकर देखती हूँ, लेकिन फिर मैंने वहां पर जाना ठीक नहीं समझा। मैं एक साइड खड़े होकर उस इंस्पेक्टर के बाहर निकलने का इंतजार करने लगी। मैं बगल वाले कमरे में खड़ी हो गई थी। थोड़ी देर के बाद वो इंस्पेक्टर बाहर निकला और उसके साथ में मेरे पापा भी आए। वो इंस्पेक्टर पापा से कहने लगा, अरे सिंघानिया साहब, आपको परेशान होने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमें अगर सुहानी जी पहले ही आपका नाम बता देती तब तो हमें यहाँ पर आना ही नहीं पड़ता। आप अब फिक्र मत करिए, मैं अब सारी चीजों को अच्छे से संभाल लूंगा। लेकिन हाँ, बस आप भी मेरा पूरा ख्याल रखिएगा। पापा ने कहा, अरे जरूर, मैं हमेशा सबका बहुत ख्याल रखता हूँ, तभी तो सब कुछ अच्छे से चल रहा है। वो इंस्पेक्टर ठहाके मारकर हंसने लगा, बोला, सो तो है। अरे भाई, इसीलिए तो आप इतने बड़े आदमी हैं। उसके बाद वो वहां से चला गया। पापा तुरंत ही वापस ड्राइंग रूम की तरफ लौटे, लेकिन अब उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल गए थे। वो अब बहुत गुस्से में लग रहे थे। मैं बगल के कमरे की खिड़की से सब कुछ देख रही थी। ड्राइंग रूम में वापस लौट के बाद पापा और दीदी की आपस में कुछ अजीब सी बहस सी हो रही थी, जो कि मुझे साफ तौर पर सुनाई नहीं दे रही थी। फिर अचानक से मैंने देखा कि पापा दीदी पर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे थे और उन्हें अपनी उंगली से चुप रहने का इशारा भी कर रहे थे। उन्होंने अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके जब दीदी को दिखाई तो अचानक से दीदी बुरी तरह से घबरा गई और अजीब तरह से कांपने लगी थी। फिर वो वहीं सोफे पर बैठ गई। वो बहुत डरी हुई लग रही थी और बार बार अपने हाथों को मल रही थी। फिर शायद पापा ने उन्हें उनके कमरे में जाने के लिए कहा, इसलिए वो वहां से उठकर सीधा अपने कमरे में आ गई। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है और पापा दीदी से इस तरह से क्यों बात कर रहे थे। आखिर दीदी ने ऐसा क्या कर दिया कि आज पुलिस घर पर आई थी और पापा और चाचा जी तुरंत ही घर से बाहर चले गए। मौका देखकर मैं भी दीदी के कमरे में पहुंची, लेकिन मैं जैसे ही अंदर गई मैंने देखा कि दीदी ने कुछ अजीब सा पानी के साथ निगल कर खाया था। मुझे देखकर वो बुरी तरह से घबरा गईं। उन्होंने एक झटके से वो चीज निगल ली। शायद वो कोई दवा खा रही थी, शायद उनके सर में दर्द हो रहा था। इस वजह से उन्होंने जैसे ही मुझे अपने कमरे में देखा वो मुझसे कहने लगी, अनामिका, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने कहा, दीदी कुछ परेशानी है क्या? वो कहने लगी, नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है।
मैंने कहा कि लेकिन मैं अभी पुलिस को घर पर देखा था। मेरी इस बात से दीदी अजीब तरह से घबरा गई। वो कहने लगी, हाँ तो इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई? मैंने कहा कि लेकिन कोई तो बात होगी जो पुलिस घर पर आई थी। दीदी कहने लगी, तुम इन सब चक्करों में क्यों पड़ रही हो? हम लोग इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, तो बड़े बड़े राजनेता, पुलिस वाले, इन सबका तो आना जाना लगा ही रहता है। मैंने कहा, लेकिन मैंने तो आज तक इस तरह से किसी को भी घर पर नहीं देखा। दीदी कहने लगी, तुम यहाँ रही ही कहाँ हो? तो तुम तो कितने सालों से बाहर रही हो, तो यहाँ पर मैं रहती हूँ ना, और मैं ही सबको देखती हूँ। तुम अभी ऑफिस से आई हो, थक गई होगी, जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो। ये कहते हुए दीदी ने लगभग मुझे धक्का मारते हुए अपने कमरे से बाहर निकाल दिया था और अपने कमरे का दरवाजा भी बंद कर लिया। मैं तो दीदी के इस बर्ताव को देखकर हैरान थी कि वो मेरे साथ ये किस तरह का बिहेव कर रही थी, और आखिर ऐसी क्या बात है जो वो मुझसे छुपा रही थी। मैं एक अजीब सी उलझन का शिकार हो चुकी थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब मैं इस पहेली को और ज्यादा अपने दिमाग पर झेल नहीं सकती थी। रात को जैसे ही पापा वापस लौट कर आए, मैंने उनसे जो कुछ भी देखा हुआ था वो सब बयान कर दिया। मेरी इस बात पर पापा चौंक गए। वो कहने लगे कि तुम लेकिन ऑफिस से जल्दी लौट कर क्यों आई थी? मैंने कहा, मुद्दा ये नहीं है कि मैं ऑफिस से लौट कर क्यों आई, किस लिए आई। आप मुझे ये बताइए कि वो इंस्पेक्टर यहाँ पर क्यों आया था, और आप दीदी से इस तरह से बात क्यों कर रहे थे? इस बात पर पापा कहने लगे कि तुम इतनी जिद्दी क्यों हो, तुम्हें हर बात क्यों जाननी होती है? मैंने तुमसे कहा ना कि ऑफिस का कोई जरूरी काम था, जिस वजह से वो इंस्पेक्टर आया हुआ था। मैंने कहा, अगर ऐसा है तो फिर आप दीदी पर क्यों चिल्ला रहे थे? पापा कहने लगे कि तुम्हारी दीदी से कुछ गलती हो गई थी, बस इसीलिए ऐसे कह रहा था। मैं भी अब बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए छोटी छोटी बातों पर भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मुझे खुद बाद में बहुत बुरा लगा कि मुझे सुहानी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने कहा, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करिए पापा। मैंने उस वक्त आपके चेहरे को देखा था, आप कुछ ज्यादा ही गुस्से में थे और आपका अंदाज भी बहुत खतरनाक था। पापा कहने लगे, ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैं बहुत बुरी तरह से चिल्ला रहा था, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मुझे बीपी की प्रॉब्लम है, इसी वजह से ऐसा हो जाता है। मैंने पापा से कहा कि आपको क्या लगता है, मैं आपकी बातों पर यकीन कर लूंगी? आप मुझे सच सच बताइए, वरना आपको बहुत अच्छे से पता है कि मैं कितनी जिद्दी हूँ। मैं अभी के अभी उस इंस्पेक्टर के पास पहुंचूंगी और उससे ही सारा सच उगलवाऊंगी। मेरी इस बात से पापा घबरा गए। वो कहने लगे, नहीं, तुम्हें उस इंस्पेक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें खुद ही सारी सच्चाई बताता हूँ। दरअसल तुम्हारी बहन गलत संगत में पड़ चुकी है। मैंने पापा से कहा, क्या मतलब है आपकी बात का? पापा कहने लगे, बेटा, मैं तो ऑफिस के कामों में हमेशा ही उलझा रहा और तुम्हारी दीदी को माँ का प्यार भी ना मिल सका, जिस वजह से वो हर वक्त घुटी घुटी सी रहती थी। मैं भी इतना व्यस्त था कि उसकी खामोशी को कभी देखा ही नहीं, और फिर न जाने कब तुम्हारी दीदी गलत रास्ते पर चली गई और उसने गलत आदतों को पाल लिया। वो ड्रग्स का नशा करने लगी। मैंने उसे कई जगहों पर दिखाया, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टरों से उसका इलाज भी करवाया है, लेकिन इस सब के बावजूद भी वो पूरी तरह से इस ड्रग्स के नशे से बाहर नहीं निकल पा रही है। तुम मुझसे पूछ रही थी ना कि उसकी ऐसी हालत आखिर क्यों है, वो इतना खामोश सी और गुमसुम सी क्यों रहती है? इसका कारण ये नशा ही है, जिसने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया है। वो इंस्पेक्टर इसीलिए घर आया था क्योंकि उसने तुम्हारी बहन को एक जगह से ड्रग्स खरीदते हुए देख लिया था और पकड़ लिया था। लेकिन जब उसे पता चला कि सुहानी मेरी बेटी है, तो उसने सुहानी को गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि सीधा घर लेकर आया और मैंने जैसे तैसे मामले को रफा दफा कर दिया। अगर ये खबर खुलकर सबके सामने आ जाती तो हमारी तो बहुत ज्यादा बदनामी हो जाती, और उस वक्त इसीलिए मैं इतना ज्यादा गुस्से में आ गया था और मैंने सुहानी को खूब डांटा था, लेकिन उस पर तो किसी भी बात का कोई असर ही नहीं होता है। मैंने उसे हर तरह से समझाकर देख लिया है, लेकिन वो है कि इस नशे को छोड़ने को तैयार ही नहीं है। पापा की बात को सुनने के बाद मुझे याद आया कि मैंने भी
दीदी को कोई गोली खाते हुए देखा था। इसका मतलब वो कोई सर दर्द की गोली नहीं थी, बल्कि वो तो ड्रग्स की डोज थी जो वो उस वक्त ले रही थी। पापा कहने लगे कि मुझे लगा कि सुहानी काम करेगी, बिजी रहेगी तो धीरे धीरे अपने आप उसकी ये लत छूट जाएगी। इसीलिए मैंने उसे अपने बिजनेस में शामिल कर लिया था। लेकिन इस सब का भी कुछ खास उस पर असर नहीं हुआ है। मैंने पापा से कहा कि आप फिक्र मत करिए, मैं इस बारे में दीदी से बात करूंगी और मैं उनके लिए कोई दूसरा अच्छा डॉक्टर ढूंढूंगी। पापा कहने लगे, नहीं अनामिका, तुम सुहानी से कोई बात नहीं करोगी। तुम्हें नहीं पता है कि वो कभी कभी कितना ज्यादा हिंसक हो जाती है, खास तौर पर तब जब उसे इस आदत को छोड़ने के लिए कहा जाता है। मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दे, इसीलिए मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि तुम उससे इस बारे में कोई भी बात नहीं करोगी। और मेरा यकीन करो, उसका इस वक्त जिस डॉक्टर से इलाज चल रहा है वो बहुत अच्छा डॉक्टर है और उसने पूरा भरोसा भी दिलाया है कि धीरे धीरे वो सुहानी को ठीक कर देगा। इसीलिए हमें बस सब्र कर रखना पड़ेगा। मैंने पापा की बात मान ली और जो जैसा चल रहा था उस पर मैंने खुद की कोई भी कोशिश नहीं की। एक दिन जब मैं ऑफिस में अपने मीटिंग रूम में पहुंची तो वहां पर विक्रम को मैंने कुछ क्लाइंट्स के साथ बातें करते हुए सुना और उस वक्त वो जो कुछ भी बोल रहा था उसे सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। दरअसल वो लोग आपस में बात करते हुए कह रहे थे कि सिंघानिया इंडस्ट्रीज का मालिक अमित सिंघानिया 2 नंबर का काम करता है। वो अपने बिजनेस की आड़ में गलत तरह के कामों को अंजाम देता है और सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए ही अपने टेक्सटाइल बिजनेस को चला रहा है ताकि कोई भी उस पर शक ना कर सके। लेकिन मुझे उसकी पूरी सच्चाई पता है। उसने अपने 2 नंबर के धंधे को और भी ज्यादा आगे बढ़ाने के लिए कई बार दूसरी कंपनियों को भी इसमें शामिल करने का प्रस्ताव दिया है, जिसमें से एक हम लोग भी हैं। लेकिन मैं उसकी सच्चाई बहुत पहले ही जान गया था और इसीलिए मैंने डैड को साफ इनकार कर दिया था कि हम कभी भी सिंघानियाज के साथ मिलकर काम नहीं करेंगे। विक्रम के मुंह से ये बात सुनने के बाद मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सब क्यों बोल रहा था। हालांकि मुझे बहुत गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन मैंने यही सोचा कि उसे तो ये पता ही नहीं है कि मैं तो खुद अमित सिंघानिया की बेटी हूँ। पर मुझे इस बात का पता लगाना ही था कि विक्रम की बात में कितनी सच्चाई है, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई मेरे पापा के नाम की आड़ में ये सारे कारनामे कर रहा हो और बदनामी मेरे पापा की हो रही हो। मैं ऐसा नहीं होने दे सकती थी। इसीलिए उन क्लाइंट्स के वहां से जाते ही मैंने बातों ही बातों में विक्रम से इसके बारे में पूछा तो उसने मुझे बताया कि उसने अभी जो भी कुछ कहा है वो बिल्कुल सच है। मैंने विक्रम से कहा भी कि क्या उसके पास इन सब बातों का कोई सबूत है। इस पर विक्रम कहने लगा कि सबूत तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं उन लोगों के खिलाफ कभी कोई सबूत जुटाने की कोशिश ही नहीं की थी, क्योंकि मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ वो सिर्फ अफवाहों को सुनकर नहीं कह रहा हूँ, बल्कि पुलिस महकमे के बड़े बड़े अधिकारियों से मेरी मुलाकात होती रहती है और उन सबने ही मुझे बताया है कि किस तरह से सिंघानिया ने रिश्वत देकर उन सबको अपने इस काम में शामिल कर रखा है। विक्रम की बात सुनने के बाद मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर मुझे इतना पता था कि मेरे पापा ऐसा कभी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब जरूर कोई ऐसा है जो मेरे पापा के नाम को खराब कर रहा था। यही सब सोचते सोचते मेरे दिमाग में ख्याल आया कि ऐसा भला कौन कर सकता है। मैंने सोचा, क्या ये सब मेरी बहन कर रही है? क्योंकि पापा ने बताया था कि दीदी ड्रग्स का नशा भी करती है, तो हो सकता है वही ये सब काम कर रही हो। लेकिन फिर मेरा दिल कहने लगा कि नहीं, मेरी बहन ऐसा नहीं कर सकती। वो अपने ही पिता को बदनामी के दलदल में नहीं खींचेगी। पर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि फिर ये सब कौन कर रहा है। उस दिन घर लौटने के बाद मेरा कई बार दिल चाहा कि मैं पापा को इस सब के बारे में बताऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अभी मेरे पास कोई सबूत भी नहीं है और पापा खामखा ये सब सुनकर टेंशन में आ जाएंगे। वैसे ही उन्हें बीपी की प्रॉब्लम रहती है और उनके दिमाग पर भी हजारों टेंशनें सवार रहती हैं। लेकिन इस बात ने मुझे झकझोर कर रख दिया था। मैं बहुत परेशान थी। तकरीबन रात का 10 बज रहा था
कि तभी मेरे पास अभिनव का फोन आया, जिसे देखकर मैं चौंक गई कि इतनी रात को अभिनव मुझे फोन क्यों कर रहा है। तभी मुझे माँ का ख्याल आया और मैं डर गई कि कहीं मेरी माँ को कुछ हो तो नहीं गया। मैंने तुरंत ही फोन उठाया तो अभिनव ने मुझसे कहा कि अनामिका, मैं तुम्हें एक बहुत ही जरूरी बात बताना चाहता हूँ। मैंने अभिनव से कहा, बताओ तुम्हें क्या जरूरी बात बतानी है। उसे सुनकर तो मेरे होश उड़ गए थे। वो कहने लगा, अनामिका, दरअसल तुम्हारी माँ को यहाँ पर जो डॉक्टर्स दवाइयाँ दे रहे हैं वो ठीक करने वाली दवाइयाँ नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो दवाइयाँ ऐसी हैं जिससे उनकी मानसिक स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाए। तुम बता रही थी ना कि तुम्हारी माँ काफी सालों से इसी हालत में है और उनकी हालत में कोई भी सुधार नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है कि उनकी हालत में सुधार इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उन्हें जो दवा दी जा रही है वो ठीक करने वाली नहीं, बल्कि उनकी तबीयत बिगाड़ने वाली दी जा रही है। और ऐसा यहाँ के सीनियर डॉक्टर क्यों कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता। देखो, मैं तो एक जूनियर डॉक्टर हूँ और इस बात को लेकर मैं खुलकर कोई विरोध भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि फिर मेरी नौकरी पर बात बनाएगी। लेकिन अनुपमा आंटी तुम्हारी तो माँ है ना, इसलिए तुम तो उनके लिए सही डिसीजन ले सकती हो। इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें इसके बारे में बता देता हूँ। अभिनव की बात ने तो मुझे हिलाकर ही रख दिया था। मैंने अभिनव से कहा कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे इतनी बड़ी बात बताई, और तुम फिक्र मत करो, इस सब में तुम्हारा नाम कहीं भी नहीं आएगा। इसके बाद मैंने फोन रख दिया। मुझे हैरत हो रही थी कि आखिर ये मेरे घर में हो क्या रहा था। आखिर कौन है जिसके कहने पर माँ के साथ ऐसा किया जा रहा है? कौन उन्हें पागल बनाना चाहता है? मेरे दिमाग ने तो काम करना बंद ही कर दिया था। मैंने सोच लिया था कि मैं कल ही पापा से इस बारे में बात करूंगी। उन्हें पता होना चाहिए कि माँ के साथ उस अस्पताल में क्या हो रहा है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि शायद वो डॉक्टर पापा से ज्यादा पैसा ऐंठने के चक्कर में ही माँ को ठीक नहीं कर रहे हो, बल्कि उनकी हालत और भी ज्यादा खराब कर रहे हो। लेकिन अगले दिन सुबह सुबह ही मेरे पास ऑफिस से कॉल आ गया कि हम लोगों को एक बहुत जरूरी मीटिंग के सिलसिले में 3 दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन जाना है, जिस चक्कर में मैं पापा से इस बारे में कोई बात कर ही नहीं पाई। मुझे तुरंत ही निकलना पड़ा था। मैं मीटिंग के लिए जैसे ही उस हिल स्टेशन पर गई थी तो देखा कि वहां पर तो बहुत सारी खूबसूरत चीजें थीं। इसीलिए काम से फ्री होने के बाद मैंने सोचा कि मैं घर में सभी के लिए कुछ गिफ्ट्स ले लेती हूँ। शॉपिंग के बाद हम लोग वहां से निकलकर वापस आ गए थे। मैं घर लौटने के बाद सभी लोगों को उनके गिफ्ट्स दे दिए थे। अभी तक मैंने किसी के सामने भी ये जाहिर नहीं किया था कि मैं अंदर से कितना ज्यादा परेशान हूँ। मुझे एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना था, इसीलिए मैं आधी रात तक जाग रही थी। जब उसको मैंने पूरा किया और अपनी कॉफी को खत्म किया, तब अचानक से मुझे याद आया कि मैं दीदी के लिए तो 2 गिफ्ट लेकर आई थी, जिसमें से एक तो मैं उन्हें देना ही भूल गई हूँ। मैंने सोचा कि मैं अभी उन्हें देकर आती हूँ। मैं तुरंत ही अपनी अलमारी से वो पैकेट निकाला और दीदी के कमरे की तरफ गई। लेकिन वहां पहुंचकर मुझे दीदी के कमरे से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगीं और मैंने जैसे ही अंदर झांक कर देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरे पापा और चाचा दीदी के साथ ये सब भी कर सकते हैं। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी और आंखों से आंसू बहने लगे थे। मेरी दीदी उस वक्त बहुत तकलीफ में थी, लेकिन मेरे पापा और चाचा को तो उस पर तरस ही नहीं आ रहा था। मैं एक पल के लिए भी वहां नहीं रुकी और वापस दौड़कर अपने कमरे में आ गई। मेरा सर चकराने लगा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं काफी देर तक रोती रही, लेकिन फिर मैंने अपने आंसुओं को पोंछ लिया और फैसला कर लिया कि अब ये सब जो कुछ भी मेरे घर में हो रहा है उसके बारे में मुझे खुद ही सब कुछ पता लगाना पड़ेगा। मैंने अगले दिन ही उस अस्पताल में पहुंची जहां मेरी माँ एडमिट थी। मैंने वहां पहुंचकर तुरंत ही माँ को वहां से डिस्चार्ज किया। हालांकि डॉक्टर इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे, लेकिन जब मैंने उन लोगों को काफी सारे पैसे दिए तो वो लोग बहुत खुश हो गए। और फिर मैंने उनसे ये भी पूछा कि वो किसके कहने पर मेरी माँ को इस तरह की दवाइयाँ दे रहे थे। ये बात सुनकर वो लोग बुरी तरह से घबरा गए
क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मुझे ये हकीकत कैसे पता चल गई। पहले तो वो इनकार करने लगे, लेकिन फिर मैंने उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने मुझे उस शख्स का नाम नहीं बताया तो फिर मैं उनके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करूंगी और फिर तो उनकी नौकरी भी जा सकती है। मेरी धमकी काम कर गई थी। वो लोग डर गए और उन्होंने मुझे जिस शख्स का नाम बताया, मेरे तो दिमाग की नसें ही हिल गई थी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी माँ को पागल करने वाला इंसान कोई और नहीं, मेरे ही घर का होगा। भला कोई सगा रिश्ता ऐसा कैसे कर सकता है? मैंने डॉक्टर से गुस्से में कहा कि मैं माँ को यहाँ से लेकर जा रही हूँ। ये बात तुम्हारे और मेरे अलावा कभी किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, वरना अगले दिन ही तुम जेल की सलाखों के पीछे हवा खा रहे होगे। इसके बाद मैं माँ को वहां से निकालकर एक दूसरी सुरक्षित जगह पर ले आई और अभिनव ने मुझे जिस अच्छे डॉक्टर के बारे में बताया था, उससे माँ का इलाज मैंने शुरू करवा दिया था। अब मुझे उस सच्चाई के बारे में पता लगाना था जिसकी वजह से मेरे घर की पूरी नींव हिलकर रह गई थी। जिस दिन से मैंने पापा और चाचा को दीदी के साथ देखा था, उस दिन से मैंने उन तीनों लोगों पर ही नजर रखना शुरू कर दिया था और मैंने नोटिस किया था कि वो लोग लगभग हर हफ्ते दीदी के कमरे में आधी रात को जाते थे। इधर रोहन वापस लंदन लौट गया था। पहले मैंने सोचा कि मैं अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लेती हूँ, क्योंकि जब तक मैं ऑफिस जाना शुरू नहीं करूंगी तब तक सच्चाई का पता लगाना मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ऑफिस जाने की बात पापा से कैसे करूं। इसीलिए मैंने पापा के सामने इस बात का बहाना बनाया कि मैं इस वक्त जिस कंपनी में काम कर रही हूँ, वहां पर मुझ पर काम का प्रेशर बहुत ही ज्यादा है, जिससे मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरी प्रॉब्लम को देखते हुए पापा ने खुद ही मुझसे कह दिया कि तो फिर मैं उस कंपनी को छोड़ दूं और अपना खुद का बिजनेस ज्वाइन कर लूं। पापा ने मेरा काम आसान कर दिया था। मैंने अगले दिन ही ऑफिस ज्वाइन कर लिया। विक्रम का बार बार मेरे पास फोन आ रहा था। वो जानना चाहता था कि मैंने अचानक से उसकी कंपनी को क्यों छोड़ दिया है। मैंने विक्रम से कहा कि इस वक्त मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंसी हुई हूँ और मैं तुम्हारी कंपनी को छोड़ने के लिए मजबूर थी। एक बार मैं अपनी उलझनों को सुलझा लूंगी, उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। फिर विक्रम ने मुझसे जो बात कही, उसे सुनकर तो मैं दंग रह गई थी। विक्रम ने कहा कि वो मुझसे प्यार करने लगा था और वो मुझसे शादी को लेकर बात भी करने वाला था। मैंने विक्रम से कहा कि तुम इतना बड़ा फैसला इतनी जल्दबाजी में मत लो। मैंने तुमसे कहा ना कि अभी मुझे कुछ चीजों को सही करना है, उसके बाद मैं वादा करती हूँ कि मैं तुमसे खुद ही मिलकर इस मामले के बारे में बात करूंगी। ऑफिस ज्वाइन करने के बाद मैंने वहां पर हर एक हरकत पर नजर रखना शुरू कर दिया था। मैं सुहानी दीदी पर भी हर वक्त एक निगाह रखती थी कि वो क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, किससे बातें कर रही है। धीरे धीरे इस सब में 3-4 महीने बीत गए और माँ की हालत में अब बहुत ही बेहतरीन सुधार भी हो गया था। अब तो वो मुझे पहचानने भी लगी थी और मुझसे बातें भी करने लगी थी। वो सुहानी दीदी से मिलने की जिद करती थी, तो मैंने उनसे कहा कि सही वक्त आने पर मैं उन्हें सुहानी दीदी से जरूर मिलवाऊंगी। एक दिन जब मैं ऑफिस में थी तो वहां पर पुलिस आ गई। उस वक्त पापा बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। मैंने भी तुरंत ही पापा के ऑफिस में पहुंच गई। हालांकि पापा ने मुझे वहां से बाहर निकलने के लिए कहा, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। तब मुझे पता चला कि पुलिस ने दीदी को गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि वो ड्रग्स की सप्लाई कर रही थी। पापा पुलिस वालों से बात करने लगे कि वो किसी भी तरह से दीदी को छोड़ दें, लेकिन पुलिस ने कहा कि अब ये मामला इंटरनेशनल लेवल पर हो चुका है, क्योंकि इस मैटर में सिर्फ यहाँ की पुलिस ही नहीं, दूसरे देश की पुलिस भी शामिल हो गई है और इसीलिए अब वो लोग इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसके बाद पुलिस वहां से चली गई थी। इधर मेरी बहन को जेल में डाल दिया गया था। पापा बहुत ज्यादा परेशान थे। हमारी इमेज बहुत खराब हो रही थी। पापा पर अब उंगलियां उठने लगी थीं कि वो 2 नंबर का काम करते हैं। इसकी वजह से पापा ने सबके सामने ये ऐलान कर दिया कि उनका सुहानी दीदी से कोई रिश्ता नहीं है। उन्हें सुहानी दीदी के काले कारनामों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। पापा ने इस केस से अपना हाथ पूरी तरह से खींच लिया था।
मैं जेल में सुहानी दीदी से मिलने के लिए गई। वो मेरे आगे फूट फूट कर रोने लगी, कहने लगी, अनामिका मुझे बचा लो, मैं जिंदगी भर जेल में सड़कर मरना नहीं चाहती हूँ। मैं उस वक्त अपनी बहन से कुछ भी नहीं कह पाई, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सही है कौन गलत है। दीदी पर केस हो चुका था, लेकिन उन्हें बचाने के लिए पापा कुछ भी नहीं कर रहे थे। इस बीच मैं बहुत परेशान थी और मेरी परेशानी को माँ ने भांप लिया था, और जब उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया, जिसे सुनकर वो फूट फूट कर रोने लगी, कहने लगी, ये सब कुछ मेरी ही करनी का नतीजा है। मेरी गलती का खामियाजा मेरे बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। मुझे माँ की बात समझ में नहीं आ रही थी। फिर माँ ने मुझे एक ऐसी सच्चाई बताई जिसे सुनकर मुझ पर बिजली गिर गई थी। माँ ने कहा, ये बात बहुत साल पुरानी है। अमित सिंघानिया, जो कि तुम्हारा बाप है, वो मेरा दूसरा पति है। माँ कहने लगी, उनकी पहली शादी के 7 साल के बाद उनके पति का एक रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया था। उस वक्त सुहानी दीदी 5 साल की थी और मेरी माँ नाना जी की इकलौती औलाद थी, और अपनी बेटी के साथ हुए इस हादसे की वजह से नाना जी बहुत परेशान थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी कम उम्र में विधवा हुई उनकी बेटी अब अपनी इतनी लंबी जिंदगी अकेले कैसे गुजारेगी, और फिर उनकी नातिन को अगर बिना बाप के नाम के जीना पड़ा तो उसे न जाने किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। नाना जी की इस परेशानी को जब उनके बिजनेस पार्टनर ने देखा तो उन्होंने नाना जी के सामने ये प्रस्ताव रखा कि वो अपने बेटे की शादी माँ के साथ कर देंगे। नाना जी इस बात से बहुत खुश हो गए और उन्होंने माँ की शादी अमित यानी कि मेरे पिता से करवा दी। इसके बाद से नाना जी के पूरे बिजनेस को मेरे पिता ने ही संभाल लिया। माँ ने कहा कि तुम और सुहानी दोनों सौतेली बहनें हो। माँ ने कहा कि मुझे लगा था कि अमित ने तुम में और सुहानी में कोई भी कभी फर्क नहीं किया है, लेकिन ये मेरी गलतफहमी थी। उसने मुझे सहारा नहीं दिया था, बल्कि उसे तो खुद सहारा चाहिए था। वो अपनी जिंदगी को ऐशो आराम भरी करना चाहता था, क्योंकि उसके पिता का बिजनेस तो लगभग डूब ही चुका था और उन लोगों पर बहुत भारी कर्जा भी हो गया था। अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए उन लोगों ने मुझे सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया। मेरी शादी के 2 साल के बाद जैसे ही तुम्हारे नाना जी का देहांत हुआ, अमित ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए थे। उसने मेरी सारी प्रॉपर्टी, सारा बिजनेस अपने कब्जे में कर लिया था, और फिर धीरे धीरे मुझे ऐसे इंजेक्शन लगाने लगा जिससे मेरे दिमाग की हालत पूरी तरह से खराब हो जाए। और इस सब में उसके छोटे भाई ने भी उसका खूब साथ दिया। मैंने शुरू में अमित को बहुत समझाया कि वो मेरे साथ ऐसा ना करे, वो मुझे मेरे बच्चों से बिल्कुल भी दूर ना करे। उसे मेरी प्रॉपर्टी चाहिए है तो वो सब कुछ ले ले, लेकिन अमित ने मेरी एक भी ना सुनी और फिर उसने मुझे पागल खाने पहुंचा दिया। मुझे ये तो पता था कि वो तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि तुम उसकी सगी औलाद थी, लेकिन मुझे सुहानी को लेकर हमेशा डर बना रहता था कि वो ना जाने मेरी बड़ी बेटी के साथ क्या हाल करेगा। और आज जो कुछ भी तुम मुझे बता रही हो, उससे मुझे अब साफ लग रहा है कि इसमें सुहानी का कोई कसूर नहीं है। इस सब के पीछे तुम्हारे पिता का ही हाथ है। माँ की बात ने मुझे झकझोर दिया था, और अब कुछ भी करके मुझे सारी सच्चाई को सामने लाना था। मैंने अभी तक जो भी सबूत जुटाए थे वो दीदी को बचाने के लिए काफी नहीं थे, और इसीलिए मैंने फिर एक अच्छे जासूस का सहारा लिया। मेरा ये आइडिया काम कर गया। उसने 1 हफ्ते के अंदर ही मुझे ऐसे सबूत जुटाकर दिए जो दीदी को बचाने के लिए काफी थे। जिस दिन दीदी के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई थी, मैंने तुरंत ही वहां पहुंचकर सारे सबूतों को जमा कर दिया, जिससे ये साफ साबित हो गया था कि दीदी ने जो कुछ भी किया वो सिर्फ मजबूरी में आकर किया था, और उन्हें मजबूर करने वाला और कोई नहीं, मेरे पिता और मेरे चाचा जी ही थे। वही लोग अपने टेक्सटाइल बिजनेस की आड़ में ये 2 नंबर का धंधा करते थे, जिसमें वो मेरी बहन का इस्तेमाल किया करते थे। पुलिस ने तुरंत ही मेरे बंगले पर जाकर मेरे पापा और चाचा जी को गिरफ्तार कर लिया था और उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा दिया था, और मेरी बहन को वहां से रिहैब सेंटर भेज दिया गया ताकि उनका अच्छे से इलाज कराया जा सके, क्योंकि पापा ने दीदी को ड्रग्स की ऐसी लत लगवा दी थी जिससे वो दूर ही नहीं रह सकती थी,
और उसी का फायदा उठाकर वो दीदी से ये सारे काम करवाया करते थे। दरअसल उस रात जब मैंने पापा और चाचा को दीदी के साथ देखा था, तो वो लोग दीदी को जबरदस्ती ड्रग्स ही दे रहे थे। चाचा जी दीदी का मुंह पीछे से कसकर पकड़े हुए थे और पापा आगे से दीदी को जबरदस्ती वो हैवी डोज दे रहे थे। लेकिन तब मैं ठीक से साफ साफ सब कुछ देख नहीं पाई थी और इसीलिए मुझे चीजें क्लियर नहीं हुई थी। लेकिन जब एक एक करके मेरे सामने सारी परतें खुलती गईं, तो फिर मुझे उस रात की सारी सच्चाई समझ में आ गई थी। मैं माँ को वापस घर ले आई थी, लेकिन मेरी चाची मुझसे बहुत नाराज थी। मैंने उनसे कहा कि आपको भले ही मैं गलत लगूं, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। लेकिन मेरी चाची तो अपने पति के साथ थी और इसी वजह से वो तुरंत ही हमारे घर को छोड़कर चली गई। इधर रोहन का जब मेरे पास फोन आया तो मैंने उसे सारी सच्चाई बताई, जिसे सुनकर उसे बेहद अफसोस हुआ था। वो कहने लगा कि मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरे पापा इस कदर गिर जाएंगे। उन्होंने तो रिश्तों की सारी मर्यादाओं को तार तार करके रख दिया है। मैंने कहा कि सिर्फ तुम्हारे पापा ही नहीं, मेरे पापा ने भी सारी हदें पार कर दी हैं। भला हमारे घर में किस चीज की कमी थी? वो चाहते तो माँ और दीदी को दिल से अपनाकर हम सबके साथ सुकून भरी जिंदगी जी सकते थे, लेकिन पैसों के लालच ने उन्हें इस कदर अंधा कर दिया था कि उन्हें पैसों के आगे रिश्ते दिखाई ही नहीं दे रहे थे। उन्हें तो बस ये लग रहा था कि कहीं माँ और दीदी उनके ऐशो आराम में कोई रुकावट ना बन जाए, और बस इसीलिए वो एक के बाद एक गुनाह करते ही चले गए। पापा और चाचा को सजा हो गई थी। मैं जब पापा से जेल में मिलने गई तो वो मेरे सामने हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोने लगे। मैंने पापा से कहा कि अब मेरे सामने ये झूठे आंसू बहाने की आपको जरूरत नहीं है। आपको क्या लगता है कि मुझे आपकी सच्चाई नहीं पता? फिर मैंने पापा को बताया कि मुझे पता चल गया है कि आपने ही माँ को जानबूझकर पागल करने वाली दवाइयाँ खिलाई थी और आप मेरी माँ के दूसरे पति हैं। मैंने उन्हें ये भी बताया कि मैंने काफी महीनों पहले ही माँ को पागल खाने से निकालकर एक दूसरी जगह पर शिफ्ट कर लिया है और इलाज के बाद अब वो पूरी तरह से ठीक हो गई हैं और हमारे घर पर वापस भी आ गई हैं। जैसे ही पापा को पता चला कि अब तो मुझे उनकी सारी सच्चाई पता है, तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल गए। वो मुझसे कहने लगे कि इसीलिए तुमने हमारे खिलाफ ही कोर्ट में सबूत पेश कर दिए। अरे तुम ये भूल गई कि मैं तुम्हारा सगा बाप हूँ। मैंने पापा से कहा कि और आप भी ये भूल गए हो कि वो औरत जो हमारे घर में है वो मेरी सगी माँ है और मैं सिर्फ उसका साथ दूंगी जो सही होगा। आप गलत हैं पापा। आपने अपनी ख्वाहिशों में अंधा होकर हमारे पूरे घर को उजाड़ कर रख दिया है। अगर आप अपने लालच को पनपने ना देते और सुकून से माँ और दीदी को अपना कर हम सबके साथ रहते, तो बताइए क्या चला जाता? ये सारा बिजनेस जिसे आज तक आप हम सबके सामने ये कहते आए कि ये आपके पिता का है, वो मेरे नाना जी का था, लेकिन आपने उसकी कदर भी नहीं करी। अरे नाना जी के बाद तो वो आपको अपने आप ही मिल गया था ना, सब कुछ आपका ही था, लेकिन फिर भी आपकी भूख इतनी ज्यादा थी कि सब आपका होने के बावजूद भी आपको चैन ही नहीं पड़ रहा था। आपको किस बात का डर था कि माँ आपसे कहीं ये सब छीन ना ले? जो औरत खुद अपने आप को आपके हवाले सौंप रही है, यहाँ तक कि अपना सब कुछ वो आपको दे रही है, वो भला आपसे कुछ भी क्यों इस तरह से छीनती? जरा सोच कर देखिए। लेकिन आप तो इस कदर पागल हो चुके थे कि अपने जुनून में खुद ही सब कुछ तबाह करते चले गए और आपके छोटे भाई ने भी आपके इस पागलपन में आपका साथ दिया। तो अब आपको उस गुनाह के किए की सजा तो मिलेगी ना? आपको क्या लगा कि आपकी बेटी आपका साथ देगी? बिल्कुल भी नहीं। मैं हमेशा सच का साथ दूंगी। मेरी बातों ने पापा को झकझोर कर रख दिया था। वो फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे, अनामिका तुमने तो मेरी आंखें ही खोल दी बेटा। सच में मैं खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। मैं हमेशा सगे और सौतेले की बहस में ही लगा रहा, जबकि इस सब का तो यहाँ कोई महत्व ही नहीं था। अगर मैं तुम्हारी माँ और सुहानी को दिल से अपना लेता तो आज हम सब एक खुशहाल परिवार की तरह एक साथ रह रहे होते। लेकिन मैं खुश हूँ कि कम से कम तुम मेरी तरह नहीं हो। कभी कभी बच्चे भी अपने माँ बाप को सही सबक सिखाते हैं। तुमने भी मेरे जमीर को जगा दिया है।
और अब मेरे पश्चाताप की यही कसौटी है कि मैं अपने किए की सजा चुपचाप इस जेल में रहकर भुगतूं। पापा को मैं उनके आंसुओं के साथ छोड़कर जेल से बाहर निकल आई थी। नाना जी के सारे बिजनेस को अब मैंने अच्छे से संभाल लिया था और जितने भी 2 नंबर के काम पापा ने इस बिजनेस की आड़ में शुरू किए थे उन सबको बंद कर दिया था और एक नए सिरे से शुरुआत की थी। इसके बाद मैं विक्रम से मिली और अपनी सच्चाई के बारे में मैंने उसे सब कुछ बता दिया और उससे कहा कि अब भी अगर वो मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता है तो कर सकता है। विक्रम ने मेरा हाथ थाम लिया था जिससे मैं बहुत खुश थी, लेकिन मैंने विक्रम से कहा कि मैं तब तक तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ जब तक मैं अपनी बड़ी बहन को ठीक करके उसकी भी शादी ना करवा दूं। मेरी शर्त पर विक्रम मेरा इंतजार करने के लिए राजी हो गया था। इधर धीरे धीरे मैं दिन रात मेहनत करके अपने बिजनेस को और भी बेहतरीन बना रही थी और दीदी भी अब पहले से काफी बेहतर है, इसीलिए वो घर आ गई है और मेरे साथ उन्होंने बिजनेस को एक बार फिर से ज्वाइन कर लिया है। अब हम दोनों बहनें खुशी खुशी अपनी माँ के साथ रह रहे हैं और माँ दीदी के लिए एक सही वर की तलाश कर रही है। जैसे ही मेरी दीदी अपनी लाइफ में सेटल हो जाएगी तभी मैं भी विक्रम के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत करूंगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।